नमस्कार दोस्तों। कविता नहीं लिखती, मन की कहती हूँ। पन्नों पर अपने जज्बात बिखेरती हूँ। दुनिया में जो दबाए कुचले गए हैं, उनकी मुखर आवाज बनती हूँ। बिसरा दिए गए हैं जो जिंदगी से, बिसरा दिए गए हैं जो जिंदगी से, उन यादों को कुरेद शब्द देती हूँ। लिख देती हूँ पन्नों पर दावानल को। चुप रहकर मैं यूं चीखती हूँ। कविता नहीं लिखती, सांसें लिखती हूँ। दिल की धड़कनों को अंजाम देती हूँ। जी हाँ, ये शब्द मेरे नहीं हैं। ये रेणु मिश्रा की पुस्तक अनामिका से लिए गए हैं। और आज हम सब एकत्रित हुए हैं इसी पुस्तक के विमोचन के लिए, जो डॉक्टर रेणु मिश्रा द्वारा लिखी गई है, काव्य संग्रह है। और हम नीलम सक्सेना की पेज से, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं इस समय, अनूप दलान जी मुंबई से, निवेदिता रॉय भारिन से, रश्मि साबले जो हमारी आज की एडमिन है वो पुणे से, सुनील जोशी जी पुणे से, और हमारी आज की किताब की ऑथर डॉक्टर रेणु मिश्रा लखनऊ से। तो सबसे पहले मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि आज की हम लोग पुस्तक का विमोचन करें और कैमरे के सामने पुस्तक दिखाएं। अनामिका। ये खूबसूरत किताब और उसका कवर पेज, डॉक्टर रेणु मिश्रा ने इतनी खूबसूरत कविताएं इसमें लिखी हैं। क्या 34 कविताओं का संग्रह है, लेकिन हर कविता एक से बढ़कर एक है। और जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने लिखा कविता नहीं लिखती, सांसें लिखती हूँ, दिल की धड़कनों को अंजाम देती हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस पुस्तक के हर पन्ने पर इनकी धड़कन सुनाई पड़ रही है मुझे। पहली बारी सरसरी निगाह से पढ़ी थी तब भी सुनाई पड़ी, और जब दोबारा पढ़ी तो वाकई में हर पन्ने पर इतनी बढ़िया एक एक कविता समेटे, जो कहानी समेटी हुई है इनकी हर कविता ने, उसकी खुशबू तो एक अलग ही कहने लायक थी। और इनकी आप जब किताब देखेंगे, ये किताब अमेज़न पे अवेलेबल है। ये जब आप किताब लेंगे और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हर शब्द बोल रहा है। तो इसी के साथ सबसे पहले तो मैं आज की ऑथर डॉक्टर रेणु मिश्रा का परिचय कराना चाहूँगी। डॉक्टर रेणु मिश्रा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट, कवित्री व रसायन शास्त्र की पूर्व प्रवक्ता हैं। लखनऊ में ये रहती हैं। आप लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की को फाउंडर हैं, जो हर महीने ऑनलाइन काव्य गोष्ठी, बुक लॉन्च, साहित्य चर्चा तथा अनेक प्रतियोगिताएं एवं अन्य साहित्यिक समारोह आयोजित करते हैं। आप ब्रह्मांड द्विभाषी ई मैगजीन की हिंदी की एडिटर भी रही हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के भी एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य हैं। ये इनका 10वां काव्य संग्रह है। एक इनकी पुस्तक नीलम चंद्रा जी के साथ है, पैमाना ए जिंदगी। इनकी कविताएं देश विदेश की अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, और आप 60 से भी अधिक काव्य संग्रह की हिस्सा रही हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए काव्य गरिमा पुरस्कार, वर्ड्समिथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ वुमेन अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है, तथा साकार नेशनल अवार्ड समिति जयपुर ने भी आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विमेंस नेशनल अवार्ड 2020 में सम्मानित किया था। और डॉक्टर रेणु मिश्रा को लिखने के अलावा पेंटिंग और बागवानी का शौक है, और कई पुस्तकों पर
आवरण जो चित्र हैं वो इनकी बनाई हुई पेंटिंग है। और ये जो कविताएं लिखती हैं, ये खाली एक ही तरह की कविताएं नहीं लिखती हैं। इस पुस्तक में आपको विभिन्न तरह की बहुत सारे विषयों पर आपको कविताएं मिलेंगी, और हर कविता जो अब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना सहज शब्दों में इन्होंने यथार्थ को लिखा है। तो इसी के साथ अब मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर रेणु मिश्रा से, सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में कुछ बताओ रेणु हमें। पहले तो ये कि इसका नाम अनामिका क्यों तुमने चूज किया? नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी आपका इतना विस्तृत परिचय कराने के लिए और आज के कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए। हमारे साथ जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो मेरे परम मित्र भी हैं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। अनुप जलान जी, निवेदिता, रश्मि, सुनील जी, और आप तो हैं। रश्मि का धन्यवाद, आज एडमिन है और ये स्ट्रीम यार्ड चला रही हैं और हम सबको लाइव किए हुए हैं। बहुत आभार रश्मि। किताब के बारे में आपने पूछा अनामिका क्यों रखा, तो अनामिका मन में आया कि इसका कुछ नाम ना हो, कि ये किसकी बात है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, हर एक महिला की बात है, या किसी भी एक पर्सन की बात है जो इन कविताओं में लिखी गई है। आप इसमें पढ़ेंगे इन कविताओं को तो विभिन्न विषयों पर है और सभी कभी मन की बात होती है, कभी समाज की बात होती है, कभी प्रकृति की बात होती है, कहीं कटाक्ष है, कहीं प्रेम की बात है, सब कुछ है। तो इसका कुछ नाम नहीं था, तो मैंने सोचा कि अनामिका इज द बेस्ट नेम फॉर नॉट नेम। तो अनामिका इसका नाम रखा मैंने। और ये मैंने इसमें लिखा भी है कि मैं ये पाठकों को ही समर्पित है और उन्हीं की बात करती है ये पुस्तक। तो अभी पीछे हम लोगों का आने से पहले रश्मि से बात हो रही थी, तो रश्मि ने मुझे बताया कि इसकी किसी कविता की बात कर रही थी कि वो कितना कनेक्ट कर पाई इस कविता से, और उसे लगा कि जैसे ये उसी की बात कर रही हो। तो लिखना सार्थक हो गया मेरा, अनामिका नाम भी सार्थक हो गया। तो बिल्कुल इसीलिए ये लिखी गई है कविता किताब, और आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर पसंद आएंगी इसकी कविताएं। मुझे इसका पूरा कॉन्फिडेंस है कि अच्छी लगेंगी। मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन एक चीज सब में है जो एक कॉमन चीज है सभी कविताओं में, आप लोगों ने भी लक्षित की होगी वो चीज, वो है अध्यात्म। वो कनेक्ट करता है, उसकी आत्मा है। मेरी हर कविता में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं वो संबंध, वो पुकार, वो उसको ईश्वर को पाने की चाह, तो आपको मिलेगी, हर कविता में मिलेगी। जो इसमें मेरी हर किताब में बसती है वो इसमें भी है, वो आत्मा है कविताओं की। तो मैं और क्या बोलूं, आज तो मैं आप लोगों की सुनने को आई हूँ कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी ये किताब और मेरी कविताएं। और जब मित्र लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि अरे कैसा लगा होगा, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, उत्सुकता भी है। और बहुत खुश हूँ कि आज आप लोग सब एकत्र हुए हैं, अपना समय निकाल कर मेरे लिए और मेरी किताब के लिए आपने पढ़ा है इसको, और मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए आपके विचार। धन्यवाद अपर्णा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पाठकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बताना चाहूँगी, इसमें जो अनेक विषयों पर कविताएं लिखी हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, और इस संग्रह में बेहतरीन तरीके से अपनी भावनाओं को काव्यबद्ध किया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनकी लिखी अनेक कविताओं में सकारात्मक सोच बिल्कुल दिखाई पड़ती है और आशा की किरण प्रज्वलित है। तो ये जो संग्रह है बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, और मुझे ये उम्मीद है कि लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो यथार्थ से जुड़ी कविताओं का संग्रह है, इसको अगर हम कविताओं का कोलाज कहें तो गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगी रश्मि साबले को, जो हमारे साथ पुणे से जुड़ी हैं। रश्मि साबले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं पढ़ाई से, और इन्होंने उसका महिंद्रास में और वोल्टास में काम भी किया है, लेकिन अब
पिछले 10-15 साल से ये थिएटर संभाले हुए हैं, रंगमंच पर एज एन आर्टिस्ट बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि। इस पुस्तक के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी गुणीजन आज इस पटल पे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। इस पुस्तक के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं बाद में अपनी जो चुनिंदा कविताएं तो नहीं यहाँ पे पढ़ पाऊंगी, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब है वो कविता जरूर सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले, जैसा कि रेणु दी ने मुझे कहा कि ये कहानियां, ये जो कविताएं हैं, और इसमें एक कविता है, कहानी जो मेरे दिल के काफी करीब है। ये जो कविताएं हैं, जब मैं पढ़ रही थी इस बुक को, मुझे ऐसा लगा कि बचपन से लेकर आज तक का मेरे जीवन का जो सफर है वो सब इन्होंने जैसे अपनी कविताओं में ढाल दिया है। जैसे ये सूची में ही अगर आप देखेंगे कि जितनी भी कविताओं के शीर्षक है वो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे बचपन में मैंने देखा, आप टाइटल देखिएगा, मेरे इस विवरण में जरूर आएगा हर टाइटल, और वो भी 1, 2, 3 के हिसाब से, कि बचपन में मैंने जब भी बनारस में किसी शादी में मैं गई तब गीत गाती स्त्रियां देखी, और देखा कि मेरे देश में कितना विभिन्न संस्कार हैं, कल्चर है। और ये भी देखा कि मेरे देश में सबसे ऊंचा स्थान आशीर्वाद का है। और जब मैंने कर्मों की गुल्लक तोड़ी तो उसमें जिंदगी का हिसाब किताब निकला। फिर मैं एक रिश्ते में आई और वहां मेरे जीवन साथी ने कहा साथ देना, और वही मेरे रिश्ते का नींव का पत्थर बना। हम दोनों ने प्रेम गीत गुनगुनाए और उम्र बढ़ती गई। जिंदगी के घर में जहां मैं रह रही हूँ, वहां की जब भी खिड़कियां खोली तो मैंने देखा समुद्र, मैंने देखा प्रकृति पर लिखी हुई कविताएं, पर आसपास मैंने कुछ मिथ्या रिश्ते भी देखे। और क्या कहूँ, आज भी इंतजार है मुझे बचपन की उस होली का, उस कहानी का जो मेरी दादी नानी सुनाती थी। जीवन के भीड़ में जैसे मैं कहीं खो गई, किसी ने पूछा कौन हो, या किसी ने पूछा क्या हुआ, और मेरा जो कथा है जीवन का वो अजर अमर होने लगा। फिर कोई कहता है, हाँ, इन्होंने इसी कविता में लिखा है कि वो कहता है कि लखनऊ हमारे देश का एक सबसे अनोखा शहर है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों हम अपने शहर को, हमारी जिंदगी को छोड़कर संपत्ति की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जिंदगी एक महासागर है और इसमें इतनी खुशियां फैलानी है कि कहीं कोई घोंसला सूना न रह जाए। कई पत्रकार भी तो यही कहते हैं आजकल के माहौल को देखकर कि अपनाया करो, अपनापन अपनाया करो, सबको एक नजर से देखा करो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोगों को लोग अजीब लगते हैं। मोह माया में फंसकर कभी कभी लगता है कि मैं अपने अहंकार को बिल्कुल छोटा कर दूं, ताकि आप जैसे जितने भी गुणीजन हैं उनकी दोस्ती को अपने जीवन में मैं समा सकूं। तो ये था मेरा छोटा सा विवरण। ये जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी कविताएं हैं, उनके लिए मेरे जीवन की। अब मैं अपनी सबसे पसंदीदा, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं सबसे पसंदीदा जो मेरी कविता है वो मैं सुनाना चाहूंगी। कहानी। मैंने बादल से कभी ये कहानी सुनी थी, मैंने बादल से कभी ये कहानी सुनी थी, हवाओं में फुसफुसाती रवानी सुनी थी, दरिया के पानी में मचलती थी लहरें, दरिया के पानी में मचलती थी लहरें, माटी की सौंधी महकती जुबानी सुनी थी। सुना था कि राजा और एक रानी कहीं थी, सुना था कि राजा और एक रानी कहीं थी, दास्तान उनकी सुहानी बड़ी थी। हीरा मन की समर्पित त्याग और ईमानदारी, हीरा मन की समर्पित त्याग और ईमानदारी, परियों के देश, पौला संग उसके साथियों की कहानी, ढेला और पत्ते की अटूट अमर दोस्ती, मिलन की खुशी त्याग की जिंदगानी, मिलन की खुशी त्याग की जिंदगानी, कितनी कहानी दादी को रटी थी, मुझे सुनाते सुनाते खुद कितनी गढ़ी थी। बचपन की यादें निराली बड़ी थी, बचपन की यादें निराली बड़ी थी, फिर पढ़ने लगे थे खुद ही किताबें, फिर पढ़ने लगे थे खुद ही किताबें, सुनने से ज्यादा लगे थे सुनाने।
सुनने से ज्यादा लगे थे सुनाने। दादी की कहानियों में इजाफा किया था, दादी की कहानियों में इजाफा किया था, मैंने फिर अपना खुद संसार रचा था। ख्वाबों ख्यालों में रहने लगी थी, ख्वाबों ख्यालों में रहने लगी थी, खुद बुनने और खुद ही लिखने लगी थी। लिख डाली थी चंद कविताओं की किताबें, लिख डाली थी चंद कविताओं की किताबें। पंख लगा आसमानों में उड़ने लगी थी, पंख लगा आसमानों में उड़ने लगी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। बहुत 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 बढ़िया तुमने समीक्षा करी और पूरी किताब का निचोड़ तुमने अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। और मैं कहना चाहूंगी रश्मि को, हाँ, रश्मि सारे शीर्षक को बना के पूरी कहानी अपनी जीवनी बना दी। तो बहुत बड़ा आप में ये टैलेंट है जो आप कर पाई, और बचपन से लेकर अंत तक मेरे अहंकार तक आपने पूरे शीर्षकों को ले लिया। वाह! तो एक ताली बनती है आपके लिए। और जो आपने कविता पढ़ी उसमें जो कौला है, ढेला पत्थर की कहानी, हीरा मन तोते की कहानी, ये सब आप लोगों ने भी शायद बचपन में सुनी जी होगी, नहीं सुनी जी, होगी। हम बिल्कुल लोग सही। सुन सुन के कई बार रिपीटेड होती थी ये कहानियां, एक ही कहानी बार बार सुनाई जाती थी, लेकिन हर बार सुनते थे, इतना अच्छा लगता था। जी, तो बिल्कुल। पढ़ने का जब इतना हुआ तो इनका भी नाम देना चाहिए। बहुत धन्यवाद रश्मि। और अब हम बुलाना चाहेंगे सुनील जोशी जी को, जो हमारे साथ पूना से जुड़े हैं और कविता लिखते हैं। उनका एक काव्य संग्रह संगिनी बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है और ये संगिनी पे ज़्यादातर लिखते हैं, बड़े प्रेम भाव से लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। और इनकी उपलब्धियों में है आकाशवाणी के कार्यक्रम कलश में काव्य प्रस्तुति कर रहे हैं, सीबीएसई के दीक्षा पोर्टल पर इनकी कविताएं प्रकाशित हैं, विभिन्न साहित्यिक मंचों में ये काव्य पाठ करते हैं और सबसे बड़ी बात है ये हमारे LWG के साथ में बहुत साल से हम लोग सब अ, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुनील जी, बताइए आपको इस किताब के बारे में क्या कहना है। नमस्ते सुनील जी। बहुत आप शुक्रिया म्यूट हैं। अपर्णा दी, बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सुनील जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अपर्णा दी। जी, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज देर से पहुंच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। नहीं, आ रही है, अभी ठीक आ रही है। आ आप रही है। पढ़िए। हाँ, आप ठीक बोलिए। है, तो मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ अपर्णा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना सुंदर आपने परिचय दिया हमारे दर्शकों को। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आज जो हमारी उत्सव मूर्ति हैं, आदरणीय डॉक्टर रेणु मिश्रा जी लखनऊ से। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे उनके जो बैक कवर पर उन्होंने इस पे प्रेषित किया है कि उनके अभी तक 8 एकल काव्य, और देखिए कितनी तत्परता से वो लिख रही हैं कि जब आज हम इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं तो ये उनकी 10वीं 10 उनके काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। तो कितनी शिद्दत से वो लिखती हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने भी जिक्र किया कि उनकी हर रचनाओं में उनकी आत्मा बसती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सत्य कहा। जब भी हम उनको पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई कविताओं को पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वाकई में उनकी आत्मा उनकी उस रचनाओं में समाहित है। एक और इस जो काव्य संकलन है उसके एक पेज पर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही शुरुआत में ही लिखा है कि मैं धागा नहीं मोती थी, मैं धागा नहीं मोती थी, मुझ में जोड़ने का हुनर नहीं था, मैं स्वतंत्र थी और अमूल्य थी। मुझे लगता है कि ये जो 4 पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं वो पूरा सार है उनके जीवन का। बिल्कुल, सही और बात। आप अमूल्य हमेशा हैं, हमेशा से हम सबके लिए आप अमूल्य हैं। आपके साथ जुड़कर हमेशा हम सब
गर्व का अनुभव करते हैं। और आज आपकी इस काव्य संकलन अनामिका के पुस्तक विमोचन समारोह में हम सब जो इस पेज से जुड़े हैं, नीलम सक्सेना पेज, द लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के हम सभी सदस्य हैं, मैं हम सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करना चाहूँगा। आदरणीय अनूप जलान जी, आदरणीय निवेदिता जी जो बहरीन से, आदरणीय रश्मि जी पुणे से, और इस मंच को जो संचालित कर रही हैं आदरणीय डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी, हम सब आज इस पुस्तक विमोचन समारोह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका धन्यवाद आपको बहुत बहुत आदरणीय रेणु जी कि आपने हमें इस काबिल समझा, आपकी पुस्तक आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत और इस आभार पुस्तक के बारे में मैं अपने दर्शकों को जरूर ये बताना चाहूंगा जी। अनामिका, अनामिका शीर्षक ही अपने आप में कई आप कह सकते हैं कि कई पैमाने लिए हुए है जिंदगी के। और जिस तरीके से रश्मि जी ने अभी बयां किया, उनकी सारी रचनाओं के शीर्षक को बहुत खूबसूरती से, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपने जिस तरीके से प्रस्तुत किए सारे शीर्षक अपनी शैली में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है। अगर हमारे दर्शक इन रचनाओं को पढ़ना चाहें तो वो जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑथर्स प्रेस द्वारा ये प्रकाशित है और इसमें कुल 58 पृष्ठ हैं। और मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज ये कविता पढ़ने का, वो पृष्ठ नंबर 33 मिथ्या रिश्ते। तो मैं वो मिथ्या रिश्ते आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर रेणु मिश्रा जी ने बहुत ही खूबसूरती से उसको बयां किया है। रेणु जी, आपकी परमिशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। मिथ्या रिश्ते। जिंदगी ने कोई वादे नहीं किए थे, वो कर भी नहीं सकती थी। वह हकीकत से वाकिफ थी, वादे किए थे लोगों ने दुनिया से। कई लुभावने वादे, दिल भरमाने वाले वादे, यकीन कर लेने वाले वादे। मैं खुश हो इतरा उठी थी सुन के, जिंदगी को हिकारत से देखा था कि देख तेरे से बेहतर हैं ये सभी। तूने तो कभी कुछ मेरे से वादा नहीं किया। जिंदगी ठुड्डी पर हाथ टिका मुस्काई थी और मुझे चलने का इशारा किया था। मैं रुक गई थी वहीं, आगे नहीं जाना चाहती थी। वह पल हंसी था, उसी में सदियां बिता देना चाहती थी। जिंदगी भी ठहर गई, किसी छांव में बैठ गई, मेरे इंतजार में या मेरे हकीकत समझ लेने के इंतजार में। वह निश्चित थी अपनी जीत को और मैं अपनी, पर इस नश्वर संसार में क्या ये कभी संभव भी था, जहां जिंदगी का भी अंत निश्चित हो। एक वादे की क्या अहमियत थी, उसे तो मिथ्या होना ही था। हर साथ मिथ्या होना ही था, हर वादा मिथ्या होना ही था। सो हुआ, मगर उसी मिथ्या में जिंदगी को पाया था मैंने। बस उसी क्षण जिंदगी महसूस की थी मैंने। उन्हीं क्षणों में मिथ्या ही सही जिया था मैंने। उन्हीं क्षणों को मिथ्या ही सही जिया था मैंने। बहुत ही भावुक करने वाली ये रचना है मिथ्या रिश्ते। और हम सब इसको रिलेट कर सकते हैं। हम सब ने इन मिथ्या रिश्तों को जिया है। हमें आभास कराया जाता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारा फला मित्र है, वो है। जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव हमको आभास कराए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिथ्या होती है और हम सब उससे जूझते हैं। और रेणु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, शायद ही मैंने ये ऐसा लेख, ऐसी कविता कहीं और पढ़ी है। उन्होंने बहुत खूबसूरत ये प्रयास किया है
मिथ्या रिश्ते और एक अलग दृश्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रेणु मिश्रा जी। आपकी लेखनी इसी प्रकार अनवरत चलती रहे और इसी प्रकार हम सब सेलिब्रेट करते रहें आपके बुक लॉन्च इवेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से रेणु को बधाई देना चाहूंगी इतनी खूबसूरत किताब लिखने की। और रेणु कुछ कहना चाहोगी? सुनील जी ने इतनी बढ़िया समीक्षा करी। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी कविता चुनी सुनील जी आपने, मिथ्या रिश्ते। और मिथ्या वर्ड नहीं यूज करना चाहिए एक्चुअली। जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होता है, आत्मा ऊपर उठती है, उसकी फ्रिक्वेंसी हायर होती है, हाई डायमेंशन पे चढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज छूटती जाती है। अगर वो नहीं छूट रही है तो मतलब आप इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो वो छूटना था, वो सामने आना था, वो आया। तो मिथ्या नहीं है, जो है वो अपनी जगह है। आप ऊपर उठ गए, वो पीछे, आप आगे बढ़ गए, वो पीछे छूट गया, वो वैसे ही होता। तो ये भाव लेकर मैंने ये कविता रची थी। और आप देखेंगे कि जितनी बहुत हायर लेवल की स्पिरिचुअल बीइंग्स होती हैं वो अकेली होती हैं, उनके साथ बहुत भीड़ नहीं होती, वो चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी से सब मैच नहीं करते। तो उसी को लेकर ये किताब, ये कविता लिखी थी। बहुत धन्यवाद आपने चुना और इसको पढ़ा। और इसके साथ में मैं जो हमारे साथ बहुत शुक्रिया। और इसीलिए आप अलग हैं जी। सही बात है। हमारे साथ में बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका। जुड़ी हुई है और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करी है। रूपा राव जुड़ी हुई है, सुरेखा जुड़ी है और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, हम लोग को हौसला अफजाई हो जाती है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बोलने वाले हैं हमारी निवेदिता, जो हमारे साथ आनंद से जुड़ रही है। और इनका परिचय किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसे कि हमारे मंच पर इस समय जितने भी लोग हैं कोई परिचय के मोहताज है, लेकिन फिर भी आज हमने एक अतिथि के रूप में बुलाया है तो छोटा सा परिचय तो देना बनता है। साहित्य पुरस्कार सम्मानित द्विभाषीय कवित्री और लेखिका निवेदिता मूलतः लखनऊ से है। पेशे से शिक्षक हैं और बहरीन में एक अमेरिकी स्कूल में कार्यरत हैं। और हम लोगों को समय समय पर बहरीन का समय भी बताती हैं। इंडिया में इतना है, बहरीन में इतना है, बताओ। तो इस समय हमें भी बता देना कितना समय हो रहा है। साहित्यिक सफरनामा अब उनके 4 कविता संग्रह और एक कहानी, एक लेख संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही लगभग 40 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कविता संग्रह में इन्होंने भाग लिया है। उनकी लिखी कविताएं छपी हैं। विभिन्न मंचों पर लेखकों के साक्षात्कार और काव्य गोष्ठी का आयोजन करती हैं और बहरीन में के हिंदी रेडियो से जुड़ी रही हैं ये, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया है। और वो इस पेज पर भी बहुत संचालन करती हैं और जब आ जाती हैं मंच पर तो ऐसा लगता है एकदम से जान आ गई मंच के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता। और आज इस पुस्तक अनामिका के बारे में क्या कहना है हमारे श्रोताओं को बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद अप्पू जी, इतनी खूबसूरत बातें कहने के लिए। आदि खो गई, लेकिन हमको पता है कि आपने जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। बारिश ने आपके कुछ शब्द खा लिए। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभ संध्या। अनूप जी, अप्पू जी, रश्मि, सुनील जी और हमारी प्यारी प्यारी सखी डॉक्टर रेणु मिश्रा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और जब सब लोग बात कर रहे हैं तो हमें वो क्षण याद आया जब कई साल पहले हमने आपके साथ एक किताब को लेकर साक्षात्कार किया था, दो टूक। तो दो टूक से जो आपने शुरुआत की तो आप चलते चलते तो अनामिका हो गई। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। नाम तो आपका बहुचर्चित है। और जैसा कि गाने के बोल हैं कि मेरी भीगी भीगी सी पलकों में, तो हम ऐसे ही कुछ शब्दों से खेल रहे थे कि
रेनू, तेरी उम्मीदों भरी पलकों में ये जो सपने तूने सजाए हैं, ये अनामिका जो है जले नहीं किसी से, ना कुछ हो, ये खूब चमके, खूब शाइन करे, बिल्कुल जैसे हमारी रेनू है। वाह, थैंक यू। और आपके लिए जो हम हमेशा आपसे पर्सनल बात जब करते तब भी कहते हैं कि आपका जो ये खास अंदाज है, एक तो सही शब्दावली का चुनाव, सरल शब्द, कभी उस चीज को उलझाती नहीं है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करती है, और भाव जो है भारी भरकम होगा। सरल भाषा, उपयुक्त शब्दावली, लेकिन भाव इतना भारी, क्योंकि रेनू हमेशा ये चीज कहती आई है, अब हमको 6-7 साल हो गए हैं इनसे रिश्ता नाता हमारा बिल्कुल बहन और सखी, मजबूत सखी वाला जुड़ा हुआ है, कि अध्यात्म की तरफ इनका रुझान हमेशा से है, और हर कविता में कहीं ना कहीं आप उसकी छवि पाएंगे, या बिल्कुल सामने से दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा रहेगा, एक अंडरवेन है इनकी। और एक चीज जो इनकी कविताओं में दिखाई देती है, जो इनकी पर्सनालिटी का भी है, कि रेनू बहुत स्पष्टवादी है, और जो इनके दिल में है वही इनकी जुबान पर। और हमारे ख्याल से समसामयिक हर लेखक को जरूरी है इतना स्ट्रॉन्ग होना, कि जो आपके दिल पे हो वो जबान पे हो, और वही आप अपनी कलम से मेहरबानी करके उतार दें। कहीं तो कोशिश करें आप कि उतार दें, क्योंकि या इन शब्दों का असर होता है। मानते हैं ना सब लोग इस बात को कि हमारी लेखन में असर है। फिर इनका देश प्रेम जो उबल के निकल के इनकी हर कविता में, हर पोस्ट में दिखाई देगा। अनूप जी, हम दोनों थोड़ा हंसेंगे इस बात पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चिंगारी लगाता, कभी चिंगारी लगाता, कभी खुशी जताता। हाँ, लेकिन वही तो रेनू का प्यारापन है ना, इसकी स्पष्ट वादन, इसका ये जो मुखर होना, यही ये इसकी यूएसपी है जिसको हम कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी ये प्रेम से उन्मादित होकर अगर कुछ लिखेंगी, तो वो प्रेम आप देखेंगे, वो ऐसा नहीं होगा कि पेड़ों के पीछे भागने वाला, वो इतना मधुर, इतना ब्यूटीफुल, ये किसी 70-80 के जमाने वाले प्रेम से ना हमको हमेशा रिलेट करवाती है। एक सच्चा, प्यारा सा, सुमधुर सा प्रेम। और शायद हम दोनों एक ही एरा के हैं, शायद इसलिए हम दोनों को वो प्रेम पसंद आता है। फिर इनकी दूसरी बात कि अंडर प्रिविलेज्ड और स्त्री के विषयों में, खास तौर पे जो सताई हुई स्त्री है, तो बड़ी सटल तरीके से लिखती है। ये नहीं कि वो शब्द इस्तेमाल होंगे कि पीड़ित हैं या कुछ है, ये इसका तरीका ही कुछ और है। और जब हमने पर्सनली इनसे बात करी, तो हमने कहा था कि इस संग्रह का हर कविता इतनी मोती की तरह है। तो खुद मोती नहीं हो रेनू, तुमने मोती यहाँ बिखेरे हैं, और तुमने उनको अपने शब्दों के धागों में पिरोया है। और मोती तो तुम हमारी LWG की हो। और आवाज बनती हो तुम हमेशा अंडर प्रिविलेज्ड की। वो बहुत एक चीज है जो हम उस चीज से बहुत मुतासर हैं। फिर कलम, तुलिका और अपना गृह साम्राज्य, इतनी डिग्निफाइड तरीके से ये बैलेंस करती चलती है। इनकी पेंटिंग तो है ही लाजवाब। हमने तो इनसे अपनी इच्छा जाहिर भी की थी कि जिस दिन हम प्रवासी से वापस वासी हुए, तो हमारी एक इच्छा है कि रेनू की एक कोई पेंटिंग हमारे लखनऊ के ओरिजिनल जो हमारा रियल घर होगा वहां सजे हमारे लिविंग रूम में। अच्छा, तो ये तो हुई आपकी तारीफ, ढेर सारी प्यारी प्यारी। अब आते हैं उस चीज से रेनू जो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा तुमको छेड़े, तुम छिड़ जाना प्लीज। अच्छा, कि सारी कविताएं जो है खूबसूरत हैं, लेकिन 3 जो हैं जिनसे हम अपनी रेनू को जिस तरह निवेदिता जानती है। लखनऊ, जिंदगी एक महासागर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खास तौर पर प्रशांत महासागर से इनको कतई प्रेम है। तो we all know that। हाँ, सुनील जी, आप हमारा इशारा समझ गए? नहीं, सुनील जी नहीं समझे। हाँ, जीवन साथी का नाम जो है प्रशांत है। हाँ, मैं समझ गई थी, मुझे थोड़ा लगा। और उसके बाद सूना घोंसला, बस इन
3 कहानियों में रेनू ने हमको रेनू की पूरी जिंदगी हम समझ गए। और क्योंकि हम दोनों का लखनऊ से इतना गहरा नाता है तो मेरा भी हाँ अप्पू जी आपका भी। you are there in my thoughts, don't worry। तुमको ना भूल पाएगा। और सुनील जी का भी भाई। अच्छा हाँ मेरा भी है। हाँ मेरे यहाँ भाभियां लखनऊ की ही लाई जाती हैं। कहा जाता है वहां की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। मेरे भाई लोग ओए होए मर जावा लखनऊ की रबड़ी खा के। लखनऊ फैन क्लब ही बना ले। हाँ बिल्कुल। इसके ऊपर तो कहावत है ना, हाय नहीं में मर जावा गुड़ खा के। लाई जाती हाँ लाई जाती है जरा ये। हाँ रेनू अब इस पे कविता लिखेगी। और सुनील जी और अनूप जी को ऐसा ना लगे कि इनको दरकिनार किया जा रहा है, तो आप लोगों को बता रहे कि सारे लखनऊ वालों के दिल से आप दोनों भी जुड़े हैं। प्लीज डोंट फील लेफ्ट आउट। यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर क्योंकि हमने महासागर पे बहुत लिखा है। हाँ क्योंकि इन्होंने महासागर पे कई बार लिखा है। तो अब वो बात और है कि महासागर जो है ट्रेनों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको इनकी कश्ती नजर नहीं आती है कभी कभी। अच्छा चले, अब हम जो है अपनी फेवरेट कविता की तरफ आते हैं, ऑफ कोर्स जिसका शीर्षक है लखनऊ। लखनऊ आबाद है मेरे रोम रोम में। ये महज एक शब्द नहीं है मेरे लिए, ये मेरा बचपन है, माँ का आंगन है, पिता का दुलार है, भाई की बदमाशियां, भाभी का सत्कार है। लखनऊ नाम से अब नहीं याद आता हजरतगंज, अमीनाबाद, यूनिवर्सिटी या सेतु हनुमान, कुल्फी, रबड़ी, चाट या मोती महल। अब लखनऊ माँ बाप का पर्याय बन गया है, हृदय की धड़कनों का साज बन गया है। अब आंखें भर जाती हैं, दिल बारी हो जाता है, निश्चल प्यार न्यौछावर होता है। दुनिया की दुनियादारी यहाँ विलीन हो जाती है, सारे दुख दर्द छूट जाते हैं। माँ का आंचल जब पनाह देता है, लखनऊ मुझे बचपन में लौटा देता है। ये मुझे मेरे रूप में देखता है। लखनऊ का नाम बदल गया है, लखनऊ का नाम मेरा बचपन हो गया। वाह बहुत बढ़िया। इतनी खूबसूरती से इसने उस लखनऊ को पहचाना जिसे हम भी पहचानते हैं, अप्पू जी भी पहचानती है, क्योंकि हम सबका बचपना वही गुजरा है। तो रेनू, तुम्हें फिर से ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां देके अब हम अपने वाक्पटुता पे विश्राम लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता, बहुत प्यारी तुमने समीक्षा करी। और साथ में रेनू के बारे में तो क्या कहें, वो तो इतनी प्यारी है कि सभी लोगों की बहुत प्रिय है। और देखो हमारे साथ में लगातार पुष्पा सिंह जुड़ी हुई हैं, रूपा राव, वो भी कह रही हैं हाँ माँ बाप का पर्याय, बिल्कुल सही बात है। लखनऊ का नाम सुनते ही एक अंदर से बड़ी खुशी होती है ना। हर नारी के लिए जो मायका होता है उससे बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं पाती है ना। तो जैसे ही लखनऊ का नाम आता है मेरा मन मायके की देहरी पे पहुंच जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मुंबई से जुड़े अनूप दलान जी को। अनूप जी IIM के छात्र रह चुके हैं, ये पेशे से सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं और अब अपना सारा समय संगीत साहित्य अध्ययन में लगाते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी और ब्रज भाषा में ये लिखते हैं और शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली में ये गाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। इस पुस्तक के बारे में आपके क्या विचार हैं? हम जानते हैं आप तो जैसे ही किताब मिली सबसे पहले शायद पंख लगा के आप ही के पास किताब पहुंची थी और जी हाँ, और आपने तुरंत खोल खाल के पढ़ने के बाद सोच भी लिया आप क्या बोलने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अप्पू जी और बधाई रेनू। और आपको सबको एक चीज
जो आप लोग अब तक में बोलते आए हैं, बोल रहे हैं, तो उससे 2-3 बातें कुछ याद आई। जी। एक तो आप में से किसी ने कहा, शायद निवी ने कहा कि रेणु ने खुद ने कहा कि कहीं ना कहीं तो उसमें सब में पीछे अध्यात्म जुड़ा रहता है। तो अध्यात्म जो जुड़ा रहता है इनकी कविताओं से, उसका तो ये मैं आपको क्या बताऊं, इनकी जो पहली कविता मैंने पढ़ी वो एकमात्र ऐसी कविता है जो कि समकालीन कवि की किसी की भी लिखी हुई है जिसके कि शब्द मुझे अब तक याद। आज उस चीज को, बात को 15 साल होने आए, उसके बाद भी आज मुझे शब्द याद हैं कि त्रिभुवन की जहां संपदा अंधन का भंडार, क्या कीमत रखते हैं वहां मेरे चावल चाल। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो उन्होंने उस समय लिखा था, उसने जो मन पर असर किया, उन शब्दों ने वो असर आज तक इनकी कविताएं करती रहती हैं। और जैसे कि निवी ने कहा कि छोटी छोटी कविताओं में बड़ी बड़ी बात कह जाती है, तो गागर में सागर, और तो कुछ उसके लिए शब्द बनता ही नहीं है। गागर में सागर इनकी कविताएं हैं, और इनके साथ में जब भी कोई प्रोग्राम में आने का मौका पड़ता है, काम होता है, तो हर बार एक ही बात रह जाती है मन में कि थोड़ा तो और सुनाओ, थोड़ा तो और सुनाओ प्लीज। पर ये कई बार उसके अंदर हमारा कहना मान भी जाती है, कई बार नहीं भी मानती हैं। तो ये रेणु जी हैं जिनसे 2010 से पहचान है, और जिस तरह से निवी इनकी तारीफ कर रही थी, छेड़खानी कर रही थी, तो मुझे शब्द कुछ याद आए जो मैंने लिखे थे। सोच रहा था सुनाऊं नहीं सुनाऊं, पर अब निवी की बातें सुनकर बोलता हूँ, सुनाई देता हूँ। ये इनकी, रेणु जी की ही कविता की एक तज़मीन के जैसे मैंने लिखे थे। कविता के बाद में वो तज़मीन फिर से पढ़ूंगा, पर एक बार बता रहा हूँ। ये कौन बांध रहा है तारीफों के पुल, ये कौन बांध रहा है तारीफों के पुल, लगता है कोई रेणु जी का दीवाना है। कोई रेणु का दीवाना है। तो ये कहानी ले ले आप लोग मेरी। देखिए, अब क्या है कि कोई रेलवे कांस्टेबल तो है नहीं, पिटाई हो जाए यहाँ पर। तो इसके लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। और अब चलिए थोड़ा सा हिसाब किताब की भी बातें की जाए। मैंने सबसे पहले किताब मिली, ये पढ़ी, पढ़कर पढ़ने को तो खैर इनकी सभी कविताएं अच्छी हैं, और कई का मन हुआ, पहले ये सोचा इसको पढ़ते, इसको सुनाएंगे, फिर सोचा नहीं इसको सुनाएंगे, फिर लास्ट में एकदम से जब इसका टाइटल देखा तब देखा चलो इससे थोड़ी सी छेड़खानी की जाए। तो मैंने सबसे पहले ग्रुप में यही लिखा कि रेणु जी से थोड़ा सा हिसाब किताब कर लिया जाए। ये सब चिंता में पड़ गए कि क्या हिसाब किताब कर रहे हैं। और उसके बाद में नहीं, उसके बाद में मैं भूल गई थी कि आप पहले लिख चुके हैं। जब मैंने दोबारा से पूछा सब अपनी सिलेक्टेड कविताएं लिख दो, तो इन्होंने टाइटल फिर से लिखा। मैंने तो पहले ही बता दिया था हिसाब किताब। तो मैंने कहा ऐसी चीजें जो होती है ना, याद नहीं रहती हिसाब किताब। बिल्कुल सही बात है। पर ये किताब के 18वें पृष्ठ पर से एक कविता, हिसाब किताब। जिंदगी का एक अलग ही फसाना है, जिंदगी का एक अलग ही फसाना है, न रास्ते का पता न मंजिल का ठिकाना है। जिंदगी का एक अलग ही फसाना है, न रास्ते का पता न मंजिल का ठिकाना है। चले जा रहे हैं जाने कहां बेमकसद यूं ही, चले जा रहे हैं जाने कहां बेमकसद यूं ही।
न कहीं पहुंचना है, न कहीं से जाना है। न कहीं पहुंचना है, न कहीं से जाना है। किससे जीतना और किसको हराना है, किससे जीतना और किसको हराना है। सबकी अलग मंजिल है, सबकी अलग मंजिल है। फिर भी लड़ते जाना है, फिर भी लड़ते जाना है। हसरतें क्या हैं, क्या पाना क्या खोना है। हसरतें क्या हैं, क्या पाना क्या खोना है। सब कुछ तो यही छोड़कर जाना है, सब कुछ तो यही छोड़कर जाना है। और जाने क्या चाहती है ये आतुर नजरें बेकल। जाने क्या चाहती है ये आतुर नजरें बेकल। किसे देखती हैं और क्या देखना चाहा है। किसे देखती हैं और क्या देखना चाहा है। देखना चाहा है। मुंतजिर रहता है जाने किसके लिए ये दिल बेसबब। मुंतजिर रहता है जाने किसके लिए ये दिल बेसबब। धड़कना का भी अपना, धड़कनों का भी अपना अलग ही फसाना है। धड़कनों का भी अपना अलग ही फसाना है। मुख्तसर सी जिंदगी में दो पल तो जी लो यारो। मुख्तसर सी जिंदगी में दो पल तो जी लो यारो। फिर तो बाकी बस आना और जाना है। फिर तो बाकी बस आना और जाना है। और इसी पर तज़मीन जो मैंने लिखी थी इसके पर, ये कौन बांध रहा है तारीफों के पुल। ये कौन बांध रहा है तारीफों के पुल। लगता है कोई इन कविताओं का दीवाना है। लगता है कोई दिल इन कविताओं का दीवाना है। थैंक यू रेणु जी फॉर अ लवली बुक। बहुत बढ़िया बुक, बहुत बढ़िया कविताएं। और आप सभी को एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको सच में समझना है कि कविता अच्छी, तो आज के ज़माने में अच्छी कविता किसे कहते हैं, तो ये पुस्तक खरीदिए, देखिए, पढ़िए और जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा। और रेणु की कविताओं के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका। बड़ा धमाका। बड़ा धमाका। वो बिल्कुल रेणु की हर कविता के लिए ये उतरता है, एकदम सही उतरता है। तो अब हम हाँ, नहीं, अब हम अपर्णा दी को भी बुलाएंगे। और उसके पहले मैं निवि के लिए और अनूप जी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। इतना सुंदर निवि आपने बोला और इतनी तारीफ की, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और तुम कनेक्ट कर पाई हर कविता से और मेरे लेखन से, और जो मैंने नहीं लिखा, जो सिर्फ इशारे में बताया, उसको भी तुमने समझा और आज कहा। तो बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी हुई। और अनूप जी खुद इतना अच्छा लिखते हैं, इतने विद्वान हैं, उनको इतना ज्ञान है हर फील्ड में, और इतने अच्छे से हर चीज़ समझते हैं, समझाते हैं, काव्य का, साहित्य का। हालांकि इंजीनियर हैं ये और उसमें ये विशारद हैं। जब ये तारीफ करते हैं तो अपने को लगता है कि वाह, सच बात है, ये बात सच है। तो आज आप लोगों ने मेरी कविताएं पढ़ी और आप लोगों से पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाती। आप लोग मेरे लिए आज एकत्र हुए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। और आप लोगों से मेरी कविताएं सुनना और आप लोगों की सराहना सुनना, मतलब सार्थक हो गया लिखना मेरा इस किताब का। और अब मैं बुलाना चाहूँगी अपनी प्यारी दीदी अपर्णा जी को, जो इतनी अच्छी होस्टिंग भी कर रही हैं, आज मंच संचालन कर रही हैं और आज के कार्यक्रम की सूत्रधार हैं। आप सभी इनसे भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका परिचय आप सभी से देना चाहूँगी, अपने सभी दर्शकों से। आप लेखिका, कवित्री, पटकथा लेखिका, चित्रकार और मंच संचालिका हैं। 9 प्रकाशित पुस्तकें, 60 साझा संग्रह और 450 लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। 2018 में पर्यावरण बचाने की जागरूकता के लिए आपकी लिखी कविता मेरी आवाज़ सुनो को गोवा की सरकार ने पोस्टर पर छपवा कर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया। 48 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी प्रदर्शनी का हिस्सा रही।
कई चित्र गोवा के राजभवन की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे घरों में भी लगे हुए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार पर भी सुशोभित हैं आपकी पेंटिंग्स। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले साहित्य के क्षेत्र में और चित्रकारी के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा दी। और मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए, हालांकि आप तब से मेरी किताब के बारे में तो बता ही रही हैं, मैं कविता भी सुनना चाहूंगी। आप क्या सुनाने वाली हैं आज? कौन सी कविता आप चुनी है? बहुत बहुत धन्यवाद रेनू। और इतनी बढ़िया तुमने ये किताब लिखी है कि ये जब से किताब मेरे पास आई है, मेरे पर्स में मेरे साथ साथ ही घूम रही थी, जहाँ पे भी बैठ रही थी निकाल के पढ़ रही थी। और मैंने कल रात से आज तक एक बार फिर दोबारा पढ़ी, और जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार और ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं यही कहना चाहूँगी। और एक एक कविता जो है उतने भाव से तुमने उसमें शब्द तो बहुत सरल और सहज हैं, वो जो सबसे बड़ी बात है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, मुश्किल शब्द होते हैं तो लोग देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कोई डिक्शनरी खोल के नहीं देखता है। बहुत सरल सहज शब्दों में तुमने इतने अच्छी तरह से अपने भाव लिखे हैं कि पढ़कर मन आनंदित हो गया। जैसा निवेदिता ने बोला कि वही चीज़ तुम अगर लिखती हो नारियों के बारे में, तो वो पीड़ित वगैरह टाइप का नहीं। तुम्हारी जो पहली कविता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि तुम्हें पता है मैं नारियों पे काफ़ी लिखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये इसके बारे में लिखना। तुम्हारी और भी जो कविताएं हैं वो भी बहुत ही एक प्रकृति से जुड़ी हुई कविता, वो भी बहुत अच्छे से लिखी। सब कविताएं तुम्हारी बेहतरीन हैं। इसमें भी लिखा है गीत गाती स्त्रियां। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, लंबी कविता है। गीत गाती हैं स्त्रियां विवाह के बन्ना बन्नी के, द्वारचार के, हल्दी के, मेहंदी के, 7 फेरों के। गीत गाती हैं स्त्रियां वधू आगमन के, परिवार वृद्धि के, नवांकुर के, जच्चा बच्चा के, पुत्र होने के। पर वही गीत गाती स्त्रियां मौन हो जाती हैं। अब ध्यान से भाव सुनिए। वही गीत गाती स्त्रियां मौन हो जाती हैं बेटी के जन्म। पीटती थालियां सन्न हो जाती हैं, ढोल मजीरे शांत हो जाते हैं, घर आंगन चुप्पी पसर जाती है। गीत गाती स्त्रियों को स्व आगमन के गीतों की मनाही है, खुद का जश्न मनाने की पाबंदी है। जश्न सिर्फ पुरुषों का है, वंश वृद्धि का है, लाल सिंदूर का है। उसके बिना स्त्री की सार्थकता शून्य है। लेकिन इसी में आगे वो लिखती हैं, जिसकी कहते हैं ना कि एक मोटिवेट करने के लिए कि आप आशा की किरण बनिए, आप ऐसे करिए। उसमें लिखती हैं, खुद का जश्न मनाने के लिए गीत जो हो अमिया की खटास लिए, लड़कपन की मिठास लिए, गुड़ की डली सी कच्ची कली सी, सुकोमल सुरभित जो तुम्हें परिभाषित करे, जो तुम्हारे हृदय को भाए, जो तुम्हारे वजूद को रंग जाए, जो आम पर पड़े छूले पर खुशी की पेंगे मारे, बारिश में नाचे कजरी गाए। तो लिखो ना कोई कविता सिर्फ अपने लिए, खुद का जश्न मनाने के लिए। कितनी खूबसूरती से लिखा है ये। और सही बात है, लड़कों के जब लड़के होते हैं तो खूब जबरदस्त जश्न मनाया जाता है, लड़की हुई तो सब शांत। स्त्रियों को शांत नहीं होना चाहिए और किसी को भी शांत नहीं होना चाहिए। स्त्री ही तो जननी है सबकी। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, जब बेटी बेटी होती है लोग कहते हैं बेटे से घर रोशन होता है, वंश आगे चलता है। गलत। बेटी जो है वो 2 घरों को रोशन करती है। तो मुझे ये तुम्हारी कविता बेहद ज़्यादा पसंद आई, बहुत अच्छी लगी कविता भी तुम्हारा। और इसके साथ ही एक और कविता मैं थोड़ी सी तरह पढ़ना चाहूँगी, वो भी बहुत अच्छी सकारात्मक सोच की है। अपनाया करो। लोग अक्सर ज़िंदगी से बड़े मायूस हो जाते हैं, इतनी बढ़िया ये ज़िंदगी जैसी भी है तुम्हारी अपनी है, प्यार से गले लगाया करो। अमोल है इसकी सौगातें, दिल दिल में इन्हें बसाया करो। वाह वाह। कठोरता भी टूट जाती है प्रेम से, कठोरता भी टूट जाती है प्रेम से। अंकुरन संग संग की सीख पाया करो। ये जिंदगी जैसी भी है तुम्हारी अपनी है,
प्यार से इसे गले लगाया करो। भूल कर भूत की अपनी असफलताएं वर्तमान में समय गुजारा करो। अपने आंसुओं और जख्मों को शस्त्र बनाकर अपनी कमियों को विजित कर जाया करो। कितना बढ़िया लिखा है। अपने आंसुओं और जख्मों को शस्त्र बनाकर अपनी कमियों को विजित कर जाया करो। छूट गए मोड़ों का मोह त्याग कर आने वाले लम्हों को गले लगाया करो। जो है सबसे सुंदर सत्यम शिवम गाया करो। यहाँ पे अध्यात्म भी आ गया साथ में। ये जिंदगी जैसी भी है तुम्हारी अपनी है, प्यार से गले लगाया करो। बहुत खूबसूरती से जिंदगी के बारे में लिखा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तुम्हें एक बार फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तुम्हारी लेखनी ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ती रहे और तुम ऐसी रचती रहो। हम लोग बार बार यहाँ पे आके तुम्हारी पुस्तक का विमोचन करते रहे। इसी के साथ मैं तुम्हें फिर से एक बार बधाई दूंगी। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जितने भी श्रोतागण और जो मंच पर हैं, अनूप जलान जी, निवेदिता, रश्मि, सुनील जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगी रेनू? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर संचालन करने के लिए, इतना समय देने के लिए। मुझे पता है आज आप कितनी व्यस्त थी, फिर भी आपने समय निकाला और अपना वादा पूरा किया। मेरे सभी साथियों को, प्यारी निवि को और आपको, रश्मि को, अनूप जी को, सुनील जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से कैसे कनेक्ट हुए हैं हम तीनों आके, और सुनील जी भी, उनका भी है कुछ कनेक्शन, और रश्मि का भी। तो हम सभी आज लखनऊ मेंबर्स हैं महासभा के साथ। अनूप जलान जी भी हम लोगों के साथ शामिल हैं। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सुंदर शब्दों का, आपके प्रोत्साहन का, और आपने जितना मेरा उत्साहवर्धन किया है अपने शब्दों से, मेरे लेखन को प्रोत्साहित किया है, मुझे और आगे लिखने की प्रेरणा देगा। मैं और भी कुछ लिख पाऊंगी, अच्छा कर पाऊंगी, कुछ सुधार कर पाऊंगी। तो दिल से धन्यवाद। और नीलम भी जुड़ी हुई थी बीच में, नीलम का भी बहुत बहुत आभार। मेरे लेखन के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, और ये ना होती तो शायद मैं लिखना शुरू ना करती। और जाते जाते मैं एक कविता अपनी किताब से पढ़ना चाहूँगी, जैसा मैंने कहा था कि मैं पढ़ूंगी, और ये इस किताब की अंतिम कविता है, और इसके साथ फिर हम आपसे विदा लेंगे। इसका शीर्षक है मेरा अहंकार। मेरा अहंकार एक छोटा सा दिया सा था, जिसने रोक रखा था बाहर चांद की रोशनी को। आप देखेंगे अगर कमरे में रोशनी है तो चांदनी अंदर नहीं आती कमरे में, चाहे वो एक छोटा सा बल्ब हो या छोटा सा दिया हो, कोई छोटी सी भी चीज हो तो चांदनी नहीं आती। तो वही मेरा अहंकार था। मेरा अहंकार एक छोटा सा दिया था जिसने रोक रखा था बाहर चांद की रोशनी को, जिसने वंचित कर रखा था मुझे शीतल चांदनी से, उसके परम वैभव से, शीतल प्रकाश से। पर मैं अनजान उस दिए को पोषित किए जा रही थी, दिए को जलाए जा रही थी। मुझे डर था कि दिया बुझा तो अंधकार पसर जाएगा, मेरा अस्तित्व विलीन हो जाएगा। इस भ्रम का जाल बहुत मजबूत था, जिसे काटना परम कठिन था। इसे तोड़ना खुद को तोड़ने जैसा था, खुद को समाप्त कर देने जैसा था। पर मैंने किया। यह मैं खुद ही कर सकती थी, इसका निर्णय सिर्फ मैं ही तो ले सकती थी। मैंने लिया। दिए की रोशनी चीर कर चांदनी रात देखने का साहस किया, और धप से बुझा दिया दिया, और धप से बुझा दिया दिया। बहुत बढ़िया। अहंकार का दीपक, बस बाकी सब कुछ खुद ही हो गया। पसर आई भीतर धवल निर्मल चांदनी, और मुझे अपने परम सौंदर्य में, परम आनंद में सराबोर कर गई। मुझे पता ही नहीं था कितने युगों से वह मेरे द्वार पर खड़ी मेरी सहमति का इंतजार कर रही थी। कब से प्रवेश को आतुर वह मेरे द्वार पर खड़ी थी, मुझे बिना आवाज लगाए इस द्वार को खुलने की प्रतीक्षा कर रही थी।
इस द्वार के खुलने की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा कर। बहुत तो ये खूब। अहंकार पर ये मेरी छोटी सी कविता। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अलग तरह से, अलग हाँ। नजर से देखा है, बहुत सही अलग बात तरह भी से। है, सही बात भी है। अहंकार के बारे में अगर आप खुद नहीं उसको खत्म करना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरती से तुमने शब्दों में पिरोया इस कविता को। तो इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। निवी टाइम क्या है बहरीन में बता दो। ये बहुत जरूरी था भाई जाते जाते। तो हमारे तो बज गए हैं 7:31, तो आप लोगों का 10:01 हो रहा होगा, कहिए हाँ। जी हाँ ठीक है, शुभ रात्रि। जुड़े सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी।